हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बचे हुए क्लासिफिकेशंस, जैसे कि डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन और रीजनल क्लासिफिकेशन। साथ ही में हम समझेंगे कि हमारे जो अडल्ट लॉन्ग बोन होती है वो स्ट्रक्चरली कैसी दिखती है। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं। फिर अभी हम आते हैं डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, यानी कि हमारी जो बोन्स है वो किस किस अलग अलग तरीके से डेवलप्ड हुई है वो हम डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन हम जानेंगे। तो सबसे पहला है मेम्ब्रेन बोन्स, यानी कि डेवलपमेंटल ऑफ बोन बाय मेम्ब्रेन। ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, यानी कि इंट्रामेम्ब्रेनस और मेसेंचाइमल ऑसिफिकेशन। ये कहना चाह रहा है कि ऑसिफाई मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन। फॉर्मेशन ऑफ बोन कैसे? इन मेम्ब्रेन एंड आर डज डिराइव फ्रॉम मेसेंचाइमल कंडेंसेशन, यानी कि मेसेंचाइमल क्या होता है? जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू या फिर मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं मेसेंचाइमल सेल्स। तो मेसेंचाइमल सेल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत ही क्लोज कनेक्ट होने लग जाते हैं। और जब ये सारे मेसेंचाइमल सेल्स एक दूसरे के मतलब एकदम फुल्ली क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं, तब ये एकदम हार्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के एकदम पैक हो जाते हैं, एकदम हार्ड हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे एक बोन की शेप ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं, किसकी वजह से बोन की शेप लेते हैं? मेसेंचाइमल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कि एकदम ही पास आ जाना। एग्जाम्पल, बोन्स ऑफ द वैकेट ऑफ द स्कल्स लाइक फ्रंटल, पैराइटल एंड फेशियल बोन लाइक मैक्सिला। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला सबसे मेन एग्जाम्पल है इसका बोन्स ऑफ द वैकेट्स ऑफ द स्कल। स्कल की बोन्स कौन कौन सी? स्कल स्कल की आगे वाली बोन फ्रंटल, उसकी अपर मोस्ट दो बोन्स पैराइटल और फेशियल बोन्स कौन सी? मैक्सिला। ये तीन बोन्स जो है वो मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। फिर हम आते हैं कार्टिलेजिनियस बोन। ऑसिफाई इन कार्टिलेज यानी बोन की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई? कार्टिलेज के जरिए, यानी पहले बोन से पहले हमारे वो कार्टिलेज था और कार्टिलेज के बाद वो बोन बना। इंटरकार्टिलेजिनियस और एंडोकोलोडर ऑसिफिकेशन। एंडोकोलोडर क्या होता है? एंडोकोलोडर सेल्स होती है कार्टिलेज की, उस सेल्स को हम कहते हैं एंडोकोलोडर ऑसिफिकेशन। ओके, तो एंड आर दस डिराइव्ड फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ प्री फॉर्म्ड कार्टिलाजिनियस मॉडल। ये कहना चाह रहा है कि जो एम्ब्रियो लाइफ में, जब एम्ब्रियो का जब 8th वीक मतलब कि 8th मंथ जब चल रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो कार्टिलेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा, उसमें क्या बहुत ज़्यादा कुछ कैल्शियम का कंटेंट आने लग जाते हैं, कुछ अलग अलग मटेरियल आने लग जाते हैं, जिस वजह से जो कैल्शियम जो कार्टिलेज होती है वो बोन का मॉडल शो करने लग जाती है और धीरे धीरे वो कार्टिलेज बोन में रिप्लेस हो जाती है। और वही सब बता रखा है। इंटर कार्टिलेजिस मतलब कि पहले वो कार्टिलेज था, उसके बाद वो बोन बन गया। ठीक है, ऑसिफाई इन कार्टिलेज। तो कौन कौन सी बोन है जो पहले कार्टिलेज थी उसके बाद बोन बनी? तो वो उन बोन्स के नाम क्या क्या है? तो सबसे पहला है एग्जाम्पल्स, बोन ऑफ द लिम्ब लाइक ह्यूमरस, फीमर, वर्टेब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। तो जितने भी बोन्स हमारे लिम्ब में है, जैसे कि हमारी ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, अल्ना, ये सारी की सारी पहले कार्टिलेज थी और उसके बाद ही वो बोन की शेप में आई। ठीक है, फिर वर्टेब्रल कॉलम हमारी जो स्पाइन होती है वो, एंड थोरेसिक केज जो हमारे डायफ्राम के ऊपर होता है, वो सब पहले एक कार्टिलेज था जब एम्ब्रियो लाइफ में, और उसके बाद वो एक बोन में बदल गया। फिर हम आते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिस बोन, यानी कि वो बोन जिसका कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के ज़रिए डेवलप्ड हुआ है और कुछ पार्ट कार्टिलेज की वजह से डेवलप्ड हुआ है। ऑसिफाई पार्शियली इन मेम्ब्रेन एंड पार्शियली इन कार्टिलेज, यानी कि उस बोन का कुछ पार्ट तो इंट्रा मेम्ब्रेनस के जैसे डेवलप्ड हुआ, यानी कुछ पार्ट पहले मेम्ब्रेन था और कुछ पार्ट पहले कार्टिलेज था, जो बाद में एक साथ मिलके बोन में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल, क्लेविका। Sternal end ossifies by endocolondral ossification while the rest of the bone ossify by intramembranous ossification। तो क्लेविकल जो स्टर्नल एंड होता है, जो मीडियल एंड होता है, वो किससे ऑसिफाई होता है? एंडोकोलोंड्रा यानी कार्टिलेज ऑसिफिकेशन के ज़रिए डेवलप्ड होता है। और बाकी का बचा हुआ जो एंड होता है, जो लेटर साइड होता है, वो जितना भी बचा हुआ हिस्सा है वो सारा का सारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जैसे होता है। बाकी इसके एग्जांपल क्या क्या है? मैंडिबल है, ऑसिपिटल है, टेम्पोरल है और स्पेनॉइड है। फिर ये तो हो गया डेवलपमेंटल क्लासिक, मतलब कैसे बोन्स हमारे डेवलप्ड हुए। फिर हम आते हैं सोमेटिक और विस्टरल बोन।
तो हमारे जितने भी बोन्स है वो लगभग सारी की सारी 90% बोन्स जो होती है वो सोमेटिक होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द बोन आर सोमेटिक। और विसरल बोन्स कौन सी बोन्स होती है? दीज आर द फ्यू एंड डेवलप्ड फ्रॉम फेरेंजिनल आर्चेस। जो फेरेंजियल आर्चेस के द्वारा डेवलप्ड होती है उसको हम कहते हैं विसरल बोन। एग्जाम्पल आर हायोइड बोन, पार्ट्स ऑफ मैंडिबल एंड ईयर ऑसिकल्स। ओके, एकदम सिंपल है, ये सब बेसिक से है। ये आपकी ईयर की बोन्स दे रखी है, मेलस, इनकस और स्ट्रेप्स, विसरल बोन्स। ओके, जो आप विसरल बोन्स किसकी वजह से डेवलप होते हैं? फेरेंजियल आर्चेस की वजह से डेवलप्ड होते हैं, जो हम आगे समझेंगे जब हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अभी खाली आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो बुक में दे रखा है। फिर आते हैं हम रीजनल क्लासिफिकेशन पे, यानी बोन्स की कौन से रीजन में डिवाइड हो रखे हैं वो उसमें बता रखा है। तो बोन्स एक्सियल रीजन, मतलब बीच में कौन सी बोन्स होती है? वो होती है स्कल्स। एक तो हमारी स्कल होती है बीच में, हमारी वर्टेब्रल कॉलम होती है बीच में, और थोरेसिक केज होते हैं हमारे बीच में, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जो स्केलेटन हमारे साइड में होता है। तो साइड में कौन से होते हैं? साइड में तो लिम्स होते हैं, और ये पीछे का ये स्कैपुला होता है, और क्लेविकल होती है। तो वो इसमें दे रखा है पेक्टोरल ग्लैडर, जो स्कैपुला और सर्वाइकल क्लेविकल एक साथ मिलके पेक्टोरल ग्लैडर बनाती है। फिर फ्री अपर लिम, हमारे जो अपर लिम है वो जितनी भी हमारे अपर लिम है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। और फिर पेल्विक ग्लैडर, लोअर लिम, फ्री लोअर लिम, एक्सेट्रा। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे जो बीच में हमारे जो बोन्स होती है वो सारी एक्सियल में आती है, एक्सियल एक्सिस में आती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारी साइड्स में होती है। ओके, सिंपल। तो इतना आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिया करो कि बीच में कौन सी बोन है। बीच में स्कल है, वर्टेब्रल है, थोरेसिक है, बस 3 ही है, और बाकी जितने बाकी सारी बोन्स हमारी साइड में होती है। तो अभी हम आगे समझते हैं स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ? हम बोन्स को स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि बोन किस एरिया में कैसी दिखती है। ओके, तो माइक्रोस्कोपिकली, यानी कि अगर हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देखें तो बोन हमें कैसे दिखती है। ओके, तो द आर्किटेक्चर ऑफ बोन में बी कॉम्पैक्ट और कैंसिलस। तो जो बोन के जो आर्किटेक्चर है या फिर बोन की जो डिज़ाइन है वो या तो कैंसिलस हो सकती है या फिर कॉम्पैक्ट हो सकती है। तो कैंसिलस कौन सी होती है? जो अपर एरिया जो होता है, जो हमारा एपिफाइसिस एरिया जो होता है वो होता है हमारा कैंसिलस, और जो बीच का जो एरिया होता है वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट। ओके, तो द कॉम्पैक्ट बोन इज डेंस इन टेक्सचर लाइक आइवोरी। तो जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो डेंस होती है टेक्सचर में, और वो एक आइवोरी की तरह होती है। आइवोरी क्या होती है? एक हार्ड मटेरियल, एक वाइट और हार्ड कलर का एक मटेरियल होता है। जैसे कि हाथी के जो 2 दांत होते हैं ना साइड में, एकदम बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो उसको हम कहते हैं एलिफेंट आइवोरी, क्योंकि वो एक हार्ड मटेरियल और पूरा वाइट मटेरियल है। और वैसे ही ये कॉम्पैक्ट बोन होते हैं साइड से और बीच में से, कि ना ये पूरे के पूरे मतलब हार्ड होंगे और काफ़ी शाइनी होंगे, तो इसको हम कहते हैं आइवोरी। तो कॉम्पैक्ट बोन होता है, आइवोरी होते हैं, बट इट्स एक्सट्रीमली पोरस। लेकिन ये क्या होते हैं? आइवोरी के साथ साथ पोरस होते हैं, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं जगह जगह पे। ओके, इट इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन द कोर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन। ये जो कॉम्पैक्ट बोन होती है कहाँ होती है? ये जो आपकी ये जो डायफाइसिस होती है ना बीच की, जो ये स्टाफ, इसके जो येलो बोन मैरो और पेरियोस्टियम के बीच में ना, मतलब मेडुलरी कैविटी और पेरियोस्टियम के बीच में ना कोर्टेक्स रीजन होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये बोन मैरो और ये बोन मैरो के साइड में जो रीजन है इसको हम कहते हैं कोर्टेक्स। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन। ऐसा नहीं कॉम्पैक्ट खाली कोर्टेक्स रीजन में भी होती है, कॉम्पैक्ट बोन हमारे इधर भी होती है, बीच में मेडुलरी कैविटी के अंदर भी हमारी कॉम्पैक्ट बोन होती है, लेकिन बेस्ट डेवलप्ड वो होती है किसमें? कोर्टेक्स रीजन में। ओके, फिर हम आगे आते हैं। दिस इज एन एडेप्टेशन to bending and twisting force, a combination of compression, tension and shear। तो ये किस लिए ये मतलब कि सबसे बेस्ट इसका यूज़ कब होता है हमारे कॉम्पैक्ट बोन का, कि ना ये आसानी से किसी भी ना मतलब किसी भी बेंडिंग, यानी जब आप इसको कॉम्पैक्ट बोन को आप बेंड करोगे तब ये आसानी से ये इसके स्ट्रॉन्ग होने के कारण, हार्ड होने के कारण आप बोन को आसानी से बेंड नहीं कर पाओगे। बेंड हो जाएगी लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी। और ट्विस्टिंग, यानी जब आप अपनी इस बोन को आप जब मोड़ोगे, जैसे फ्रैक्चर में कभी कभी हमारी बोन मुड़ जाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है टूटने के लिए, मुड़ने के लिए। तो इतना मतलब हमारी बोन
बोन को मतलब इतना हार्ड बनाती है हमारी ये कॉम्पैक्ट बोन कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है हमारी बोन्स को तोड़ने के लिए। एक स्टील के बराबर होती है हमारी बोन, तो स्टील के बराबर कौन बनाता है हमारी बोन को? कॉम्पैक्ट बोन बनाती है। ओके, फिर हम नीचे आते हैं कैंसिलस। तो कैंसिलस और स्पॉन्जी और ट्रैबेकुलर बोन इज़ ओपन इन टेक्सचर। ये जो कैंसिलस बोन आपकी जो एपिफाइजिस एंड पे जो ये पूरा का पूरा एपिफाइजिस एंड किसका बना होता है? कैंसिलस बोन्स का बना होता है। कैंसिलस बोन्स कौन सी? जिसमें कैंसिलस टिश्यू होते हैं। ट्रैबेकुलर टिश्यू जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं कैंसिलस बोन, और जिसमें कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है उसमें उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू, या फिर जिसमें हार्वर्जियन सिस्टम होता है उसमें वो उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। हार्वर्जियन सिस्टम क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल कैंसिलस बोन किसकी बनी होती है? कैंसिलस बोन बनी होती है ट्रैबेकुलर टिश्यूज़ की। ओके, जो हमारे एंड्स में पाए जाते हैं। कैंसिलस बोन हमारे एंड में पाई जाती है, यानी एपिफाइजिस पे। तो कैंसिलस बोन, और इसको स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं क्योंकि हमारा जो एंड होता है वो काफ़ी हल्का, वो काफ़ी स्पॉन्ज शेप में होता है, मतलब काफ़ी मतलब जिसके बहुत ज़्यादा छेद होते हैं। हमारे कॉम्पैक्ट बोन से बहुत ज़्यादा छेद होते हैं। ओके, मतलब एक स्पॉन्जी की तरह होती है हमारी ये कैंसिलस बोन, और जबकि हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो एक हार्ड आइवोरी की तरह होती है। ओके, फिर हम आगे आते हैं ओपन इन टेक्सचर, यानी कि टेक्सचर में मतलब बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, तो ये ओपन इन टेक्सचर है। एंड इज़ मेड अप ऑफ मैशवर्क ऑफ ट्रेबेकुलाई। तो ट्रेबेकुलाई क्या? मैशवर्क का मतलब नेटवर्क ऑफ ट्रेबेकुलाई, मतलब कि उसके अंदर जाल है, मतलब पूरा का पूरा ट्रेबेकुलाई का जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसे हमारे कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हर जगह जाल ही जाल है। किसके? वो जाल किस किस चीज़ के बने होते हैं? रोड्स और प्लेट्स के बने होते हैं। रोड्स मतलब रस्सी, पहले जाल में रस्सी होगी, फिर बीच में प्लेट आएगी, फिर रस्सी, फिर प्लेट, ऐसे ऐसे करके पूरा जाल बना होता है हमारी कैंसिलस बोन में, यानी स्पॉन्जी बोन में। तो बिटवीन विच आर मैरो कंटेनिंग स्पेस, जिनके बीच में रेड बोन मैरो कंटेनिंग स्पेस होती है। ओके, स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो कंटेनिंग स्पेस होती है, हमारे वो जालों के बीच में स्पेस होती है जिसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। फिर हम ये द ट्रेबेकुलर मैशवर्क आर ऑफ 3 प्राइमरी टाइप, नेमली मैशवर्क ऑफ रोड्स एंड प्लेट्स एंड मैशवर्क ऑफ प्लेट्स। तो ये जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है हमारी इसके अंदर जो नेटवर्क होता है टिश्यूज़ का, वो किसका बना होता है? प्लेट्स का बना होता है, रोड्स का बना होता है। रोड्स और प्लेट्स दोनों साथ का भी होता है। सिंपल है कि मतलब मैशवर्क ऑफ रोड्स मतलब कि रस्सी का पहले तो एक नेटवर्क रस्सी का होगा, फिर उसके बाद एक नेटवर्क होगा मैशवर्क ऑफ रोड्स एंड प्लेट्स। मैशवर्क मतलब नेटवर्क, तो एक नेटवर्क रस्सी और प्लेट दोनों का मिलके होगा, और एक नेटवर्क होगा प्लेट्स का। ये तीनों नेटवर्क एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं। ओके, फिर हम नीचे आते हैं। कैंसिलस बोन इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। तो कैंसिलस बोन का सबसे मेन काम क्या होता है कैंसिलस बोन कि ये कोई भी कंप्रेसिव फोर्स होती है, जैसे कोई प्रेशर डाले हमारे ऊपर से, हम जब वेट बियर करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसको अडेप्ट करने के लिए हमारी कैंसिलस बोन सबसे मेन वर्क करती है, और हमारी बोन को बेंडिंग और ट्विस्टिंग से बचाने के लिए हमारी कॉम्पैक्ट बोन वर्क करती है। ओके, फिर द बोन आर मार्वेलसली कंस्ट्रक्टेड टू कंबाइन स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड लाइटनेस इन वेट। तो हमारी बोन को ना ऐसा बनाया गया है कि वो मतलब कि इतनी मतलब ऐसी मतलब क्या है बताएं कि भगवान ने इसको इतना अच्छे डेवलप किया है कि ये मतलब कि एक तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कि मतलब इसको कोई बेंड करे तो भी हल्का सा बेंड होकर उसको मतलब मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और क्या होती है? बहुत ज़्यादा को स्ट्रेंथ होती है उसमें, बहुत ज़्यादा कि वो किसी भी फोर्स को मतलब झेल सकती है। स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है, और लाइटनेस होती है। लाइट ही होते हैं हमारी बोन क्योंकि इसका बीच में मेडुलरी कैविटी होती है, मतलब जिसमें बहुत ही कम कैल्शियम कंटेंट होता है, जिस वजह से हमारी बोन लाइट होती है बीच में से, मतलब फुल एरिया में, फुल वेट में। फिर थ्रू द आर्किटेक्चर ऑफ बोन मे बी मॉडिफाइड बाय मैकेनिकल फोर्स और क्या है हमारा जो आर्किटेक्चर है हमारी बोन का, वो कभी कभार वो चेंज भी हो सकता है अगर उसमें कोई ज़्यादा फोर्स लगा, कुछ मैकेनिकल फोर्स अगर हमारी बोन्स पर कंटिन्यूसली लगता है तो उसका जो आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है उसकी हल्की सी बदल भी जाती है ताकि फिर हम आगे आते हैं। द फॉर्म ऑफ द बोन इज़ प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी। और जो हमारी बोन का जो फॉर्मेशन है, जो हमारी फॉर्म है जिस दिखती है, वो मेनली डिपेंड किस पर करती है? हमारी हेरिडिटी पर। ओके, फिर हम आते हैं अकॉर्डिंग टू वुल्फ लॉ, जिसका नाम है ट्रैजेक्टरी थ्योरी ऑफ वुल्फ। ये इसने लॉ बताया कि हमारी बोन्स का शेप कैसे बदलता है, इसकी थ्योरी बताइए। द बोन फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
जो बोन का जो फॉर्मेशन है कि बोन्स मेनली तो फॉर्मेशन किससे होता है, किससे फॉर्म होती है, हमारी हेरिडिटी से। और सेकेंडरी मतलब हल्की सी उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, किसके कारण, अगर उस पर कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन अगर उसको कंटिन्यूसली पड़ता है तो हमारी बोन की जो फॉर्मेशन है, ये हमारे जो बोन की जो डिज़ाइन है वो हल्की सी बदल जाती है। ओके, तो इस पर थ्योरी बताइए। ओके, there are two forces, the tensile force and the compressive force. Both the tensile and compressive force can stimulate bone formation in proper condition. तो हमारी बोन पर कंटिन्यूसली जब भी हम वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो हमारी बोन पर कंटिन्यूसली ना जब हम एक्टिविटी करते हैं तो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स हमारी बोन पर लगती रहती है, अप्लाई होती रहती है। और अगर टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स हमारी बोन्स पर कंटिन्यूसली हमारे बोन्स पर लगे प्रॉपर कंडीशन पे, यानी प्रॉपर एक्टिविटीज़ पे, तो हमारी बोन्स का फॉर्मेशन चेंज हो सकता है। The architecture of cancellous bone is often interpreted in the term of trajectorial theory. तो हमारे जो बोन का जो आर्किटेक्चर है मतलब कैंसलस बोन का, वो भी हमारे कॉम्पैक्ट बोन की तरह होता है कि वो भी मतलब कॉम्पैक्ट बोन का नहीं, सिर्फ कैंसलस बोन का जो आर्किटेक्चर होता है वो ट्रैजेक्टोरी पर फुल्ली डिपेंडेंट होता है। फुल्ली मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सॉरी, ये बैटरी लो हो रही है मेरी तो फ़ोन की। Thus the arrangement of bony trabecular lamellae is governed by the lines of maximal internal stress in the bone. ये क्या होता है लेमिले, हम ये आगे समझेंगे यहाँ पे कि मतलब अगर बोन अगर ऊपर से अगर प्रेशर पड़ेगा तो हमारी ये वाले फाइबर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और साइड से अगर कोई स्ट्रेन पड़ेगा तो हमारी ये वाले फाइबर, ये सब हम आगे समझते हैं अच्छे से। एक बार तो थोड़ा इसको ध्यान में रखते हैं। तो प्रेशर लेमिले अभी आपको समझाते हैं क्या होता है। प्रेशर लेमेले आर अरेंज पैरेलल टू द लाइन ऑफ वेट ट्रांसमिशन। तो प्रेशर लेमेले कौन सी होती है, ये वाले जो होते हैं, ये होता है हमारे प्रेशर लेमेले। और ये किस लिए होते हैं, कॉम्पैक्ट फोर्स को झेलने के लिए, यानी प्रेशर ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है, प्रेशर साइड से छोड़ना पड़ता है, प्रेशर तो ऊपर से ही पड़ता है जब वेट बेयर करते हैं फिर कुछ उठाते हैं, तो ये उसको झेलने के लिए मतलब वो जब ज़्यादा पड़ता है तो ये वाली ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो लाइन होती है हल्की हल्की चेंज हो जाती है बोन्स की। Okay, the pressure lamellae are arranged parallel to the line of weight transmission, whereas tensile lamellae are arranged at the right angle of the pressure lamellae. तो जो pressure lamellae है ये वाली, ये डायरेक्टली पैरेलल होती है वेट ट्रांसमिशन के। अगर वेट ऊपर से आ रहा है तो ये भी एकदम सीधी हो जाएगा अगर वेट सीधा आ रहा है तो। और जो टेंशन लेमेले होता है वो हमारे प्रेशर लेमेले के लिए एकदम 90 डिग्री पे होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये उसकी परपेंडिकुलर लाइन है, हल्की सी टेढ़ी है क्योंकि बोन ही टेढ़ी है। The compact arrangement of pressure lamellae forms bony buttress for additional support like calcar femoral. तो ये बताना चाह रहा है कि देखिए जब यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ा तो ये वाले जो फाइबर्स है वो थोड़े से शॉर्ट हो गए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गए उस प्रेशर को झेलने के लिए। तो इस कारण क्या हुआ, देखो ये जो बोन है ना, ये देखो यहाँ से बेंड हो रही है, जिसको हम कहते हैं कैल्कर फेमोरल, जो कि देखो ये बोनी बटरेस, यानी कि ये हल्की सी यहाँ से बेंड होगी ताकि उस प्रेशर को झेल सके हमारी बोन। अगर ये इधर ऐसे बेंड नहीं हुई और यहाँ पर सीधी हुई तब ये प्रेशर लेवल इतने मतलब फाइबर्स बहुत ही लंबे होंगे और वो जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हमारी बोन्स को डैमेज कर सकता है। सॉरी, वो जियो का बैलेंस ख़त्म हो गया। ओके, तो इसलिए होता है कि ना हमारे जो बोन्स है वो हल्की सी अंदर की तरफ आ जाती है ताकि यहाँ से जब प्रेशर पड़े तब ये जो फाइबर्स जो होते हैं वो यहाँ पर ही अटैच हो जाए, यहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट होकर उस प्रेशर को झेल सके। ओके, बस सिंपल सा है ये। आप एक बार खुद पढ़ ले, कुछ नहीं समझ में आया, ये वैसे सिंपल फॉर्मूला है, पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये कोई बेसिक्स है। अब हम एक ऊपर आते हैं, कंपैरिजन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड कैंसलस बोन। ओके, तो कॉम्पैक्ट बोन और कैंसलस में क्या क्या फ़र्क होता है, जैसे वही डायफाइज और यूपीफाइज में क्या क्या फ़र्क होता है। ओके, तो कॉम्पैक्ट बोन कहाँ होती है, कॉम्पैक्ट बोन कौन सी बोन होती है, जो कॉम्पैक्ट टिश्यूज़ की बनी होती है, जिसमें ट्राबेकुलर टिश्यू होते हैं वो होती है हमारी ये कैंसलस बोन। ओके, तो लोकेशन कॉम्पैक्ट बोन कहाँ मिलती है, शाफ्ट में मिलती है, द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। ये जो शाफ्ट होती है हमारे लॉन्ग बोन की, वहाँ पर मिलती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन। और फुल्ली मतलब बहुत ही अच्छे डेवलप्ड कहाँ होती है, कोटेक्स में होती है, और थोड़ी सी कम डेवलप्ड होती है हमारे बीच में। ओके, और एक सेकेंड, हाँ, इन द शाफ्ट। ओके, और जो कैंसलस बोन है वो एपिफाइजिस ऑफ द लॉन्ग बोन में होती है। लेमेले मतलब कि बोन्स के टिश्यू। ओके, बोन्स के टिश्यू को हम कहते हैं लेमेले। तो अरेंज टू फॉर्म द हार्वर्जन सिस्टम।
तो ये जो हमारे जो बोन्स की टिश्यू है ना, ये कॉम्पैक्ट बोन में ऐसे अरेंज हुए जिस वजह से हार्वर्जन सिस्टम क्रिएट कर सके। हार्वर्जन सिस्टम हमारे सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन में मिलता है, जिसमें हमारी हार्वर्जन सप्लाई, नर्व सप्लाई वाला हार्वर्जन कैनाल होती है, जिसमें हमारी आर्टरी, वेन्स और नर्व सप्लाई होती है बोन्स की। और उसके बाद यहाँ पर और कॉम्पैक्ट, तो फिर जो टिश्यू, बोन्स की टिश्यू है वो कॉम्पैक्ट में तो हार्वर्जन सिस्टम में बने होते हैं, और जो यहाँ पे एक अरेंज नेटवर्क यानी एक मैश वर्क यानी नेटवर्क की तरह होते हैं। यहाँ पर एकदम सीधे एकदम सिलेंडरिकल शेप के होंगे हमारे टिश्यूज़ अरेंज, और यहाँ पर एकदम नेटवर्क की तरह होंगे यानी कि हर कैसी जाल की तरह। सो हार्वर्जन सिस्टम आर नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पर हार्वर्जन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर बोन मैरो, तो बीच में कौन सी बोन मैरो होती है? येलो। ओके, येलो विच स्टोर फैट आफ्टर प्यूबर्टी, पहले इट इज़ रेड बिफोर प्यूबर्टी। तो यहाँ की जो बोन मैरो होती है, यहाँ पर जो हमारे कॉम्पैक्ट बोन में जो बोन मैरो अगर प्यूबर्टी से पहले रेड होती है, पूरे बोन में रेड होती है, यहाँ पर भी रेड होती है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी यहाँ की जो बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो, वो येलो बोन मैरो में बदल जाती है बाय द फैट आ जाता है हमारी बोन में। और फिर और ये जो रेड और हमारी कॉम्पैक्ट मतलब कैंसरस बोन में होती है रेड बोन मैरो, जो कि प्रोड्यूस आरबीसी करती है, ग्रेनुलर सीरीज और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सब प्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइटिस। ओके, फिर आते हैं हम नेचर की, नेचर कैसे है इसका। ओके, तो हमारा जो कॉम्पैक्ट बोन जैसे कि आपको पता है हार्ड और आइवोरी होती है, मतलब कि बहुत हार्ड होती है और शाइनी होती है, जैसे कि हाथी के दांत होते हैं। और ये वाली स्पॉन्जी होती है, मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोरस होता है अगर हम कॉम्पैक्ट बोन से कंपेयर करें तो। फिर ये आपको बता ही रहा हूँ, ये आपको बता ही चुका हूँ मैं कि अगर कोई प्रेशर पड़े तो ये फिर अंदर की तरफ आ जाती है ये वाली बोन, ताकि उस प्रेशर को अच्छे से झेल सके। बस ये इसमें बता रखा है कि अगर कंटिन्यूसली अगर बोन में प्रेशर पड़ता है तो बोन अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। ओके, फिर हम आते हैं नीचे माइक्रोस्कोपिकली, यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, ओके, अगर माइक्रोस्कोप से अगर हम उसके टिश्यू सेल्स देखें तो हमें बोन्स के क्या क्या दिखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली द बोन इज ऑफ 5 टाइप, नेमली लेमेलर इंक्लूडिंग बोथ कॉम्पैक्ट एंड कैंसिलस, वूवन, फाइब्रस एंड डेंटिन एंड सीमेंट। तो लेमेलर बोन क्या होती है? मोस्ट ऑफ द मैच्योर ह्यूमन बोन वेदर कॉम्पैक्ट और कैंसिलस आर कंपोज्ड ऑफ थिन प्लेट्स ऑफ बोनी टिश्यू कॉल्ड लेमेले। तो बोनी टिश्यू, हमारी जो मैच्योर ह्यूमन बोन होती है उनके जो बोन्स की टिश्यू होती है वो लेमुलर की होती है, और लेमुलई कॉम्पैक्ट में, और लेमुले की होती है बोन्स की टिश्यू होती है जो कॉम्पैक्ट और कैंसिलस बोन्स में मिलती है। ओके, दे आर अरेंज एज ब्रांचिंग कर्व्ड प्लेट इन द कैंसिलस बोन बट इन कंसेंट्रिक सिलेंडर इन द कॉम्पैक्ट बोन, यानी कि हार्वर्शियन सिस्टम और सेकेंडरी ऑस्टियन। तो ये जो होती है लेमेले यानी कि बोन्स की जो टिश्यू होती है वो कैंसिलस बोन यानी कि एपिफाइजिस एंड में तो एकदम कर्व्ड प्लेट की तरह होती है, मतलब गोल गोल होती है, लेकिन हमारे इधर कॉम्पैक्ट बोन में वो एक सिलेंडर शेप में होती है, मतलब एकदम सिलेंडर शेप में मिलती है आपको। ओके, फिर हम आते हैं वूवन बोन। तो सीन इन द फीटल बोन फ्रैक्चर रिपेयर एंड इन कैंसिलस ऑफ बोन। तो वूवन बोन कहाँ मिलती है? हमें फीटस बोन में मिलती है, जब हमारी बोन इनकम्प्लीट होती है तो वो वूवन बोन होती है उस टाइम। फ्रैक्चर रिपेयर यानी कि जैसे आपके किसी भी बोन्स के बीच में अगर फ्रैक्चर आ गया तो उस फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए वूवन बोन सबसे, मतलब कि आपसे पहले तो कैलस आएगा, फिर वूवन बोन आती है उस फ्रैक्चर को जल्दी जल्दी रिपेयर करने के लिए। एंड इन कैंसिलस एंड इन कैंसर ऑफ बोन, और बोन में अगर कोई कैंसर हो गया तो वहाँ पर वूवन बोन आ जाती है। द कोलेजन फाइबर एंड बोन क्रिस्टल्स आर अरेंज रैंडमली। हम बोन्स में क्या क्या होता है? कोलेजन फाइबर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, और बोन क्रिस्टल जो कि इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट होती है, ये रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब हर कैसे अरेंज होते हैं वूवन बोन के अंदर। फिर हम आते हैं फाइब्रस बोन। तो फाउंड इन यंग फीटल बोन बाय बट आर कॉमन इन रेप्टाइल एंड एम्फीबिया। तो ये जो फीटल बोन, मतलब कि फीटल बोन क्या होती है? फाइब्रस बोन कौन सी? जैसे मैंने आपको बताया था कि ना फीटल मतलब कि जब हम बेबी जब मदर के पेट में होता है तब उसकी बोन्स क्या होती है, मतलब उसकी बोन को उस टाइम ना कैल्शियम नहीं मिल रहा होता है, इसलिए उसकी बोन एकदम ही मतलब कि एक मेम्ब्रेन की शेप में होती है। मेम्ब्रेन हमारा पूरा फाइब्रस शेप में होता है। तो ये फाइब्रस बोन कहाँ मिलती है? हमारे फीटल बोन में मिलती है, यानी बर्थ से पहले। लेकिन ये रेप्टाइल और एम्फीबिया में कॉमनली प्रेजेंट होती है हमारी फाइब्रस बोन, मतलब उनकी फाइब्रस बोन।
फिर डेंटल और सीमेंट ऑकर इन टीथ, हमारे टीथ के अंदर डेंटल और सीमेंट मिलते हैं, तभी तो टीथ, अगर आपके टीथ को जला भी दे तो भी आपके टीथ जलते नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बताओ। फिर ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ, ये थोड़ा हल्का सा टेढ़ा है, मेरे को समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इतना ज़्यादा भी नहीं है। फिर ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट लॉन्ग बोन, naked eye examination of the longitudinal and transverse section of a long bone shows the following feature। अगर हम एक क्या कहते हैं लॉन्ग बोन को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन से अगर देखें, यानी कि काट के देखें, तो हमें लॉन्ग बोन कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले तो उसमें शाफ्ट में क्या क्या होता है, अगर हम उसको अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में डाइसेक्शन करके देखें तो शाफ्ट कैसी दिखती होगी। फ्रॉम विदाउट इनवर्ड इट इज़ कम्पोज ऑफ पेरियोस्टियम, कोर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। तो शाफ्ट कैसी होती है, देखो ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट में क्या क्या होता है, सबसे बाहर तो होती है हमारी पेरियोस्टियम, अंदर की साइड होती है हमारी कोर्टेक्स जो कि होती है कॉम्पैक्ट बोन, और उसके अंदर जो होती है मेडुलरी कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा। और इस मेडुलरी कैविटी के कारण ही आपकी बोन इतनी लाइटनेस इन वेट है। वापस आते हैं ऊपर, तो ये शाफ्ट के अंदर क्या क्या होता है, पेरियोस्टियम, कोर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी। और पेरियोस्टियम क्या होती है, सबसे पहले पेरियोस्टियम इज अ थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन। तो पेरियोस्टियम क्या है, एक थिक फाइब्रस की लेयर होती है जो आपके बोन को बाहर से कवर करके रखती है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर सेलुलर लेयर विच इज़ ऑस्टोजेनिक इन नेचर। तो जो हमारी जो ये पेरियोस्टियम होती है, ये बाहर से इसकी जो लेयर होती है, इसकी भी दो लेयर होती है, बाहर वाली होती है फाइब्रस लेयर और अंदर वाली होती है सेलुलर लेयर। और सेलुलर लेयर किस चीज़ की बनी होती है, ऑस्टोजेनिक की। और यही सेलुलर लेयर आपके अंदर ये ऑस्टोजेनिक प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट ये सब आपके प्रोड्यूस करती है आपकी बोन के अंदर। ओके, अंदर की तरफ सेलुलर लेयर जो होती है वो, जो कि ऑस्टियोजेनिक इन नेचर, यानी कि बोन्स की सेल्स का मतलब बोन्स की सेल को ये फॉर्म करती है, बनाती है। कौन सी लेयर, आपकी सेलुलर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम। फिर पेरियोस्टियम इज यूनाइटेड टू द अंडरलेइंग बोन बाय द शार्पी फाइबर एंड द यूनियन इज पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग ओवर द अटैचमेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। तो फिर आपके जो पेरियोस्टियम है वो नीचे वाली जो बोन है यानी कोर्टेक्स है, वो किस से जॉइन होती है, शार्पी फाइबर से आपकी कोर्टेक्स से मिली हुई होती है। पहला पॉइंट हो गया। ओके, इज अंडरलाइंग बोन बाय द शार्पी फाइबर एंड द यूनियन इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ओवर द अटैचमेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। और इसका जो यूनियन है, मतलब कि हमारी ये जो बोन देखो अटैचमेंट प्रोवाइड भी हमारी बोन अटैचमेंट प्रोवाइड भी करती है। किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, टेंडन और लिगामेंट को। ठीक है, टेंडन जो होता है वो टेंडन जो होता है वो बोन टू मसल अटैच करता है, और जो लिगामेंट होता है बोन टू बोन अटैच करता है। तो हमारी बोन टेंडन और लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, और जहाँ पर टेंडन और लिगामेंट अटैच होते हैं उसके अंदर जो शार्पी फाइबर होती है वो बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग ओवर दी अटैचमेंट ऑफ टेंडन फाइबर। मतलब यहाँ पर शार्पी फाइबर जो होते हैं जो नीचे वाली बोन्स को मतलब जोड़ के रखते हैं आपके कोर्टेक्स को, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है। फिर एट द आर्टिकुलर मार्जिन द पेरियोस्टियम इज कंटिन्यूस विद द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। और ये जो आर्टिकुलर मार्जिन है यहाँ पर हमारी जो पेरियोस्टियम है वो जॉइन हो जाती है हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज से। ओके, मतलब इसके आगे हमारे पेरियोस्टियम नहीं होती है, इसके आगे हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज ही होती है खाली। ठीक है, सिर्फ डायफेजिस तक की होती है हमारी पेरियोस्टियम। ओके, कंटिन्यू हो जाती है। ओके, फिर हम आगे आते हैं। द अबेंडेंट पेरियोस्टियम आर्टरी नरिशेस द आउटर पार्ट ऑफ द अंडरलेइंग कोर्टेक्स ऑल्सो। जो इसमें जो पेरियोस्टियम की जो आर्टरी होती है ना, वो पेरियोस्टियम के साथ साथ कोर्टेक्स को भी थोड़ी मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये सब बता रखा है, मतलब ब्लड और न्यूट्रिशन पेरियोस्टियम के साथ साथ आर्टरी को भी सप्लाई करती है। कौन, पेरियोस्टियम आर्टरी। फिर पेरियोस्टियम हैज़ ए रिच नर्व सप्लाई विच मेक्स इट मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। पेरियोस्टियम बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है, जो हमारे इस पेरियोस्टियम को हमारे बोन का सबसे सेंसिटिव पार्ट बनाता है, और यही पार्ट सबसे जल्दी रिपेयर भी होता है। ओके, रीजनरेशन भी बहुत तेज़ होता है हमारी पेरियोस्टियम का। फिर इट इज़ एब्सेंट इन सेसमोइड बोन। और सेसमोइड बोन में पेरियोस्टियम नहीं होती है, जैसे आपको पहले बता रखा, क्योंकि सेसमोइड बोन किसके अंदर होती है, हमारे टेंडन के अंदर, जहाँ पर सेसमोइड बोन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ पेरियोस्टियम एंड ऑस्टोजेनिक बोन ग्रोथ, बोन रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव। तो फिर
हमारी पेरियोस्टियम और ऑस्टोजेनिक का मतलब पेरियोस्टियम की क्या क्या फंक्शन है। तो पेरियोस्टियम क्या क्या फंक्शन है, पहला तो ये ऑस्टोजेनिक होती है, मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट को, मतलब कि जो बोन्स की जो सेल्स होती है उसको ये बनाती है। हमारी पेरियोस्टियम लेयर बोन की ग्रोथ करती है, बोन को रिपेयर करती है और हमारी बोन को प्रोटेक्ट करती है। मतलब इसके देखो कितने कितने 4 फंक्शन हो गए इससे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला ऑस्टियोजेनिक यानी कि सेल्स की फॉर्मेशन करती है, किससे, सेलुलर लेयर से, जो कि अंदर की तरफ होती है। बोन ग्रोथ करने में मदद करती है, बोन को रिपेयर करने में मदद करती है, प्रोटेक्टिव होती है, हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करती है हमारी पेरियोस्टियम लेयर। फिर नीचे आते हैं कोटेक्स में। द कोटेक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच गिव्स इट अ डिजायर्ड स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड और पॉसिबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो हमारे जो कोटेक्स बोन होती है वो फुल्ली हमारी कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, हमारी आउटर लेयर होती है हमारी बोन की, मतलब हमारे डायफाइजिस की। तो वो जो कोटेक्स होती है वो पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है, जो हमारी बोन्स को एक्टिविटी करने में मदद करती है, यानी कि बोन को कोई कंप्रेसिव फोर्स करे, कोई बेंड करे, कोई उसको तोड़ने की ट्राई करे, तो हमारी कॉम्पैक्ट बोन मतलब कोटेक्स का सबसे बड़ा हाथ होता है हमारी बोन्स को बचाने में डैमेज से। तो वही से बता रखा है, विच गिव राइज टू डिजायर स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड और पॉसिबल मैकेनिज्म, मतलब कि जितने भी पॉसिबल मैकेनिकल स्ट्रेंस हैं उससे बचाने के लिए हमारी कोटेक्स सबसे मेन वर्क करती है हमारी बोन के अंदर। फिर नीचे आते हैं मेडुलरी कैविटी यानी कि खाली स्पेस। द मेडुलरी कैविटी इज लाइंड बाय द एंडोस्टियम। जो मेडुलरी कैविटी है वो एंडोस्टियम से अंदर की तरफ लाइन होती है, मतलब बाउंड्री होती है एंडोस्टियम, हमारे मेडुलर कैविटी की बाउंड्री होती है एंडोस्टियम। द ऑस्टियोब्लास्ट इन एंडोस्टियम हेल्प इन बोन रिपेयर एंड रीमॉडलिंग ऑफ द बोन। और जो हमारे एंडोस्टियम के अंदर हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन रिपेयर और रीमॉडलिंग, अगर फ्रैक्चर के बाद या फिर फ्रैक्चर के बाद अगर आपकी बोन टूट गई तो उसको वापस रिपेयर करेगी, और रीमॉडलिंग अगर बोन्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको रोकने के लिए और उसको अच्छे से अरेंज करने के लिए भी हमारी मेडुलरी कैविटी काम करती है। द मेडुलरी कैविटी इज फिल्ड विद येलो, रेड और येलो बोन मैरो। हमारी जो मेडुलरी कैविटी होती है इसका क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो बिफोर प्यूबर्टी और येलो बोन मैरो आफ्टर प्यूबर्टी। तो एट बर्थ द मैरो इज रेड एवरीवेयर विद द वाइड स्प्रेड ऑफ एक्टिव हीमोपोइसिस। तो फिर बर्थ से तो पहले मतलब बर्थ के टाइम पूरे जितनी भी बोन्स है ना, हर बोन के अंदर सिर्फ रेड बोन मैरो ही मिलता था, लेकिन फिर जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती थी हमारे पूरे बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। एज द एज एडवांस द रेड मैरो एट मैनी प्लेसेस एट्रोपीज एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय द येलो फैटी मैरो विथ नो पावर ऑफ हीमोपोइसिस। लेकिन यूँ हमारी एज बढ़ी तो क्या हुआ, रेड बोन मैरो रिप्लेस हो गया रेड येलो बोन मैरो में, जो कि फैटी बोन मैरो जिसमें सिर्फ एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि हीमोपोइसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते, वो बस फैट होता है उसके अंदर। रेड मैरो परसिस्ट इन द कैंसलस एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, स्टर्नम, रिब्स, इलिक क्रस्ट, वर्टिब्रेट्स एंड द स्कल बोन्स थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जो हमारे रेड मैरो होती है वो हमारे बची हुई होती है हमारे कैंसलस एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। कैंसलस एंड कौन सी होती है, जो हमारी एपिफाइजेस होती है वहाँ पर हमारे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है लॉन्ग बोन के अंदर, और का प्रेजेंट होती है स्टर्नम के अंदर, रिब्स के अंदर, इलिक क्रस्ट के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर और स्कल बोन्स के अंदर हमारे रेड बोन मैरो फिर भी प्रेजेंट होती है, जो कि लेटर हीमोपोइसिस के द्वारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करते हैं। The site of bone marrow in adult are shown in figure 2.17। ये देखिए यहाँ पे हमारी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है हमारे फ्रंटल बोन में, यहाँ पर मैंडिबल में, हमारे स्टर्नम, रिब्स यहाँ पर, और हमारे एंड में हमारे जो बोन्स के एंड होते हैं जो एपिफाइसिस होते हैं वहाँ पर हमारे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है यहाँ पे और हमारे पैर के एंड्स पे ये देखो ऐसे ऐसे रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, और हमारे प्यूबिक क्रस्ट के अंदर। ओके, फिर हम आगे आते हैं द टू एंड ऑफ द लॉन्ग बोन आर मेड अप ऑफ कैंसलस बोन कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज। ये तो सबको पता है, सबको पता चल ही गया होगा। जो एपिफाइजिस, जो हमारे बोन के जो लॉन्ग बोन के जो एपिफाइजिस होते हैं वो कैंसलस बोन के बने होते हैं, और उनको कवर और किससे कवरिंग होती है, उनकी हाइलाइन कार्टिलेज, जो कि आर्टिकुलेशन करने में मदद करती है दूसरी बोन के साथ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसे बेल आइकन भी दबा दीजिए सबसे पहले देखने के लिए। ओके, बाय।